सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस इस कंपनी के बारे में। तो रिलायंस का अगर आप कल के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 0.22% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है, लेकिन एक फ्लैट परफॉर्मेंस कल के दिन कंपनी ने पेश किया हुआ है। साथ में 2540 रुपये के आसपास हमें रिलायंस क्लोज हो चुका है। अभी देखिएगा फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है इन द टर्म्स ऑफ आप वैल्यूएशन बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि इंडिविजुअल सबसे बड़ी कंपनी हमें इंडिया की यही वो नज़र आ रही है। साथ में कंपनी लगातार अपना बिजनेस हमें एक्सपांड करते हुए नजर आ रही है। जितना कंपनी का अगर आप बिजनेस देखोगे रिलायंस लगातार एक्सपांड कर रहा है। रिलायंस को जहां लगे कि सेगमेंट आने वाले समय के अंदर ग्रो हो सकता है, करंटली इन सेगमेंट के अंदर स्पेस बचा हुआ है, तो उन सेगमेंट के अंदर कंपनी क्या करता है, एक तो इन्वेस्ट करता है या फिर कोई दूसरी कंपनी जो सिमिलर तरीके से बिजनेस करती होती है, जो छोटी कंपनी होती है, उन कंपनीज को रिलायंस खरीदारी करता है। तो जिसका मतलब क्या होगा कि ये छोटी कंपनी जो रेवेन्यू दोस्तों अपना जनरेट करेगा, जितना कंपनी रेवेन्यू प्रॉफिट अपना जनरेट करेगा, वो हर एक जो नंबर से रिलायंस इस कंपनी के ही अंदर काउंट हमें होते हुए नजर आ जाएगा। आप सभी को दोस्तों पता होगा कि पिछले महीने के अंदर रिलायंस के अंदर बहुत बड़ा इवेंट हमें नजर आया हुआ था। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डी मर्जर हमें नजर आया हुआ था 20 जुलाई को। तो जिसके मुताबिक बहुत खुशखबरी नजर आ चुकी है। आपके दोस्तों डीमेट अकाउंट के अंदर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स हमें क्रेडिट हो चुके होंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, उसी से रिलेटेड हमें अपडेट्स नजर आया हुआ है। तो देखिएगा अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर, अभी हम आ चुके न्यूज के ऊपर। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर क्रेडिटेड टू डीमेट अकाउंट्स, यानी कि दोस्तों आप अपने डीमेट अकाउंट के अंदर कंसोल के अंदर दोस्तों आप ये देख सकते हो कि सच में आपके डीमेट अकाउंट के अंदर दोस्तों क्या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स क्रेडिट हो चुके हैं। लेकिन जो आपको डीमेट अकाउंट के अंदर दोस्तों जो शेयर्स है क्रेडिट हो चुके हैं, उसके ऊपर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। वहाँ दोस्तों आप बाइंग सेलिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी तक कंपनी मार्केट के अंदर दोस्तों आईपीओ के माध्यम से कंपनी लिस्टेड नहीं हुआ। जब भी कंपनी आईपीओ के माध्यम से लिस्टेड होगा 100% हम लोग बात करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपने एक्स डेट के पहले, रिकॉर्ड डेट से पहले आपने निवेश किया हुआ है, डी मर्जर डेट से पहले कि आपने निवेश किया है, और फिर भी आपके डीमेट अकाउंट के अंदर दोस्तों शेयर्स अभी तक क्रेडिट अगर नहीं हुआ, तो वेट करना। ओके, पैनिक मत होना, वेट एंड वॉच करना। धीरे धीरे करके हर एक डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर्स हमें क्रेडिट हो जाएंगे। आप अगर पूछेंगे क्या मेरे डीमेट अकाउंट के अंदर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के क्या शेयर्स क्रेडिट हो चुके हैं, यस क्रेडिट दोस्तों शेयर्स हो चुके हैं मेरे डीमेट अकाउंट के अंदर। तो आपके भी डीमेट अकाउंट के अंदर जल्दी शेयर्स हमें क्रेडिट हो सकते हैं। तो देखिएगा अभी साथ में ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट भी दिया गया है, जो कि मॉर्गन स्टैनली के द्वारा हमें टारगेट रिलायंस इस कंपनी के अंदर दिया हुआ है। 3000 रुपीज़ का टारगेट हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर दिया हुआ है। अभी देखिएगा बिजनेस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने टारगेट दिया हुआ है। पुराना कंपनी का बिजनेस आपको पता होगा, पेट्रोल सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करता है, बहुत सारे पेट्रोलियम्स हमें कंपनी के नजर आए हुए हैं। सेकंड, अगर आपने कंपनी का बिजनेस देखा होगा तो रिटेल सेगमेंट के अंदर भी कंपनी जो रिलायंस रिटेल है वहाँ भी कंपनी बहुत अच्छा खासा फोकस कर रही है, परफॉर्म कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी ने बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, जियो के अंदर कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, और नए नए सेगमेंट के अंदर कंपनी अपना बिजनेस हमें डाइवर्सिफाई कर रही, नए नए सेगमेंट के अंदर कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही। तो जिसके मुताबिक आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा धमाका आपको नजर आ सकता है। नेक्स्ट अपडेट तो 28 ऑफ अगस्त के दिन आपको पता लगने वाला है, क्योंकि 28 ऑफ अगस्त के दिन रिलायंस का एजीएम होने वाला है, एनुअल जनरल मीटिंग होने वाला है। तो एजीएम के अंदर क्या डिस्कशन हो सकता है कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो आईपीओ है वो कब मार्केट के अंदर आ सकता है, कब मार्केट के अंदर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ये शेयर लिस्ट हो सकता है, उसका डेट, हर एक आईपीओ का डेट हमें अनाउंसमेंट 28 ऑफ अगस्त के दिन नजर आ सकता है। साथ में अगर आप म्यूचुअल फंड्स का दोस्तों बाइंग का अगर आप रिलायंस इस कंपनी के अंदर डेटा देखोगे, तो हमेशा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, कोई भी कंपनी को अगर आप इन्वेस्टमेंट के माध्यम से देख रहे हो तो सबसे पहले कंपनी का बिजनेस के बारे में स्टडी कर लेना, फिर कंपनी के पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करना, फिर कंपनी डिमांड के बारे में स्टडी करना। इन सभी चीज़ों के अंदर अगर आपको ग्रीन सिग्नल लगे तो 100% उस कंपनी को आने वाले फ्यूचर में कंटिन्यू कर सकते हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल। देखिएगा म्यूचुअल फंड की जो सबसे बड़ी खरीदारी है रिलायंस इस कंपनी के ही अंदर नजर आए हुए हैं, एंड इन्फोसिस कंपनी के ही अंदर नजर आए हुए हैं। फेब महीने के अंदर खरीदारी, मार्च महीने के अंदर खरीदारी, अप्रैल महीने के अंदर खरीदारी, मई महीने के अंदर खरीदारी, जून महीने के अंदर खरीदारी, ऑलमोस्ट जुलाई महीने के अंदर भी खरीदारी नजर आ चुकी है। तो उससे बहुत ही बड़ी बात हमें नजर आ रही है।
साथ में अगर आप देखोगे बड़े बड़े क्वांटिटीज, बड़े बड़े ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एक्सिस का एक फंड नजर आया है, 15,600 करोड़ का खरीदारी नजर आ चुका है। आईसीआईसीआई का एक फंड है, 32,000 करोड़ की खरीदारी नजर आ चुकी है। फिर एसबीआई का एक फंड नजर आया हुआ है, 14,000 करोड़ की खरीदारी, एसबीआई का 17,000 करोड़ की खरीदारी, कोटक का 23,000 करोड़ की खरीदारी, एक्सिस का 34,000 करोड़ की खरीदारी एंड एसबीआई 13,000 करोड़ की खरीदारी। यानी कि अगर आप देखोगे ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा नजर आया हुआ है। तो जितना आपको रिलायंस इस कंपनी के अंदर गिरावट के अंदर मिले उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर कंपनी को ऐड करना और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। तो जहां इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर देखोगे ऑलमोस्ट हमें 1% का गिरावट कल के दिन नजर आ चुका है एंड 1370 रुपये के आसपास हमें कंपनी की क्लोजिंग नजर आया हुआ है। अभी अगर आप करंटली आईटी सेक्टर का दोस्तों सिनेरियो देखोगे तो ग्लोबल बेसिस के ऊपर हमें रिसेशन का बहुत ज़्यादा डर नज़र आया हुआ है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा दोस्तों बढ़ चुका है और इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा, रिसेशन का अगर फियर बढ़ेगा, एडलस आप पकड़ सकते हो। जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हमें क्रैश नज़र आया हुआ था, इन सभी चीज़ों का दोस्तों रिएक्शन हमें इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर नज़र आया हुआ है और करंटली इसके ऊपर हमें रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है। जितने भी आईटी सेक्टर की कंपनीज है, इन सभी चीज़ों का दोस्तों हमें एक फियर नज़र आ रहा है, एक प्रेशर नज़र आ रहा है। इसी की वजह से कंपनीज के अंदर तेज़ी नहीं आ रही। लेकिन ये जो खबर है, ये जो तेज़ी है, ये शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आपको नज़र आ सकती है। जो गिरावट है, जो फियर है, प्रेशर है, सभी चीज़ें शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर नज़र आ सकती। अगर कंपनी के बिजनेस के अंदर पावर हो, पोटेंशियल हो, तो वो कंपनी 101% आपको आने वाले सालों में मल्टीपल रिटर्न हमें प्रोवाइड करके दे सकती है। तो देखिएगा अभी मंडे के दिन इन्फोसिस का क्या ट्रेड हो सकता है, मंडे के दिन इन्फोसिस कैसे ट्रेड कर सकता है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप ये एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि इन्फोसिस लिमिटेड इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है, वैसे ही इन्फोसिस लिमिटेड ईडीआर नाम से जो कंपनी है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये कंपनी लिस्टेड है, नैस्डैक के अंदर ये कंपनी लिस्टेड है। तो जहाँ इस कंपनी के अंदर हमें कल के दिन ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट दोस्तों नजर आया हुआ था। ऑलमोस्ट 1 से 1.5% की गिरावट इन्फोसिस एडीआर के अंदर नजर आया हुआ था। तो जो ग्लोबल बेसिस के ऊपर कंपनीज के अंदर इंपैक्ट आता है, नैस्डैक के अंदर इंपैक्ट आता है, वो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी आपको 70% चांसेस ये होते हैं कि इंपैक्ट आने का चांस नजर आता है एंड 30% आपको इंपैक्ट नहीं आता। लेकिन मेजोरिटी जो चांसेस 70% के आसपास हमें चांस नजर आ जाती है। यानी कि हमें मंडे के दिन इन्फोसिस कंपनी के अंदर गिरावट आपको नजर आ सकती है। अभी देखिएगा आने वाले सालों में अगर आप इन्फोसिस के अंदर गिरावट के अंदर बाइंग करते हो तो किस तरीके से आपको आने वाले फ्यूचर में रिटर्न मिल सकते हैं। आपने देखा होगा 2008 में ऑलमोस्ट हमें रिसेशन के द्वारा गिरावट नजर आया हुआ था। पूरा स्टॉक मार्केट बोल सकते हो, आईटी सेक्टर बोल सकते हो, एज वेल एज हमें इन्फोसिस भी कंपनी 50% गिरावट नजर आया हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने इस गिरावट के अंदर बाइंग किया, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, उन्हीं लोगों को इन्फोसिस ने ऑलमोस्ट हमें 1 से 2 सालों में ऑलमोस्ट 193% का रिटर्न प्रोवाइड करके दिया हुआ है। 200% का रिटर्न हमें प्रोवाइड करके दिया हुआ है। एज वेल एज आपको पता होगा जो 2020 में हमें कोविड के द्वारा गिरावट नजर आया हुआ था, तब इन्फोसिस हमें 20-22% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा था। लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने गिरावट के अंदर बाइंग किया होगा, उन्हीं लोगों को इन्फोसिस ने ऑलमोस्ट हमें 1 सालों में 200% का रिटर्न हमें प्रोवाइड करके दिया हुआ है। तो जो करंटली आपको इन्फोसिस के अंदर जो गिरावट आपको नजर आ रही है, वो आने वाले सालों में आपको 150 से लेकर 200% का रिटर्न इन्फोसिस हमें प्रोवाइड करके दे सकता है। और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स का अगर आप होल्डिंग्स देखोगे, पोर्टफोलियो देखोगे, तो सबसे पहला जो वेटेज है इन्फोसिस का म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो के अंदर नजर आया हुआ है। और इन्फोसिस कंपनी के अंदर भी बड़े बड़े ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टमेंट हमें म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी कैसी बात हमें नजर आ रही है। तो गिरावट के अंदर बाइंग करना। अभी हम बात करेंगे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। 263 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है। 2007 में स्टॉक मार्केट के अंदर आया है। जब से आया है 370% का रिटर्न प्रोवाइड करके दिया हुआ है। चार्ट देखोगे तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बिल्कुल भी दोस्तों अच्छा हमें चार्ट नजर नहीं आया। क्यों कंपनी के अंदर लगातार तेजी है? क्योंकि कंपनी ने अनाउंस किया है 1:4 रेशियो के अंदर बोनस। तो जिसके हिसाब से अगर आपके पास 4 शेयर होंगे तो 4 के बदले 1 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और वोशी एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 5 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट उसमें मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हैं।